अध्याय 141। पहली रात। लार्किंसन कंपाउंड में उनके पहले दिन ने उन्हें याद दिलाया कि परिवार क्यों मायने रखता है। लगभग 70 अलग अलग रिश्तेदार एक भोजन कक्ष में एकत्र हुए, जिसमें 200 से अधिक लोग शामिल हो सकते थे। कई पत्नियां, बच्चे और बुजुर्ग अपनी सीटों पर बैठ गए। वे सभा में मौजूद कामकाजी उम्र के कुछ युवाओं में से एक था। केवल कुछ अन्य भतीजे ही उनकी उम्र से मेल खाते हैं। यदि वे शक्तिशाली थे तो वे अधिकतर में कैडेट थे, और यदि नहीं थे तो नियमित कैडेट थे। लार्किंसन के पास मेज चलाने की काफी मजबूत योग्यता थी। उनके जैसे सैन्य परिवार ने विमान चलाने के कई सौ वर्षों के इतिहास के साथ अपने जीन में एक बहुत मजबूत नींव बनाई है। उनके जैसे परिवारों को बाकियों से अलग करने वाली बात यह थी कि स्वीकार्य योग्यता प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक थी। सही जीन को प्रेरित करने के लिए लक्षित निषेचन तकनीकों और विभिन्न अन्य तरीकों के उपयोग के माध्यम से सभी बच्चों में से लगभग 70% बच्चे 10 साल की उम्र तक पहुंचने पर एक शक्तिशाली बनने की उम्मीद कर सकते हैं। इसने वे जैसे लोगों को, जो अपनी योग्यता परीक्षा में असफल हो गए, ऐसा महसूस कराया कि उन्होंने अपने माता पिता को निराश किया है। कुछ लोग कभी भी श्रम से उबर नहीं पाते। सौभाग्य से लार्किंसन्स उदार थे और उन्होंने मानदंडों का स्वागत करने के लिए अपने रास्ते से हट गए। एक डिजाइनर के रूप में वे अन्य सभी मानदंडों के साथ एक मेज पर बैठे। उनकी मेज थोड़ी कम खर्चीली हो सकती है, लेकिन किसी ने शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। मेक पायलट जिन्होंने बहादुरी से अपनी जान जोखिम में डाली, वे अपने हक के हकदार थे। और कई अन्य लोगों के विपरीत सकारात्मक परीक्षण करने वाले लार्किंसन्स ने रिजर्व के लिए समझौता करने के बजाय हमेशा मैच कोर में सेवा की। एक बार जब सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए तो एक बुजुर्ग खड़ा हो गया। वेस ने अपने दादा चाचा ओवरिन लार्किंसन, जो कि पितृपुरुष के भाई थे, को आसानी से पहचान लिया। किसी गंभीर घाव के कारण उस व्यक्ति की घरघराहट भरी आवाज थी, जिसे उसने किसी न किसी कारण से हटाने की जहमत नहीं उठाई। देवियों और सज्जनों, आप सभी को यहाँ आते देखकर मुझे खुशी हुई। हम अभी भी परिवार के कुछ सदस्यों की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम अपनी सामान्य संख्या के आधे लोगों के साथ ही नए साल का जश्न मनाएंगे। ओवरिन के पूर्वाभास भरे शब्दों से माहौल उदास हो गया। ब्राइट रिपब्लिक अच्छे समय में हमारे साथ उदार रहा है। अब जब बुरा समय हम पर आ गया है, तो समय आ गया है कि हम उस राज्य के लिए अपना जीवन समर्पित करके उनकी देखभाल करें जिसने हमें जन्म से पाला है। यहाँ तक कि सबसे उपद्रवी बच्चे भी उनकी बातों से सहमत थे। प्रत्येक लार्किंसन को गणतंत्र की सराहना करने के लिए बड़ा किया गया था। जो लोग किसी न किसी कारण से असहमत थे, उन्होंने लार्किंसन को छोड़कर दूसरा पारिवारिक नाम अपनाने का फैसला किया। यह आमतौर पर तब होता है जब शहीद नायकों के बच्चे अपने माता पिता को बहुत जल्द उनसे दूर करने के लिए परिवार और गणतंत्र को दोषी मानते हैं। यही कारण है कि कई वर्षों की समृद्धि के बाद भी लार्किंसन्स की संख्या कभी भी 200 से अधिक नहीं रही। अब हमें कई घोषणाएं करनी है। सबसे पहले, युद्ध की शुरुआत के साथ मैं कल्पना कर सकता हूं कि आप में से कुछ लोग स्थानांतरित होने की इच्छा कर सकते हैं। यदि आपको अपने दोस्तों और पड़ोसियों से अलग होने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आप हमारे परिसर में निवास कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर कुछ लार्किंसन्स ने राहत की सांस ली। किसी को उम्मीद नहीं थी कि युद्ध की प्रस्तावना इतनी खतरनाक होगी। रिटर्सबर्ग के बाहर किसी भी स्थान पर और किसी भी समय आतंकवादी हमला हो सकता है। ओवरिन ने अपनी दूसरी घोषणा जारी रखी। इसके बाद हम युवाओं को राजधानी के दौरे पर लाना चाहेंगे। आप में से कुछ लोगों ने पहले कभी रिटर्सबर्ग में कदम नहीं रखा होगा। यदि आपने कभी शाश्वत लाइट हाउस
रिपब्लिकन असेंबली या संस्थापक ध्वज नहीं देखा है तो आप बहुत सारे मनोरंजन से वंचित रह जाएंगे। 4 से 7 साल के कुछ बच्चे खुशी से झूम उठे। लेनी, जिसने अभी भी एक असहाय लकी को पकड़ रखा था, रिटर्सबर्ग में पली बड़ी होने के बावजूद अपने दूर के चचेरे भाइयों के साथ खुशी मनाती थी। अंत में, मैं एक होनहार युवक को सभी के ध्यान में लाना चाहूंगा। हमें से किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वे इसे बना सकता है, लेकिन वेस ने एक नवोदित मेक वर्कशॉप की स्थापना की है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है। ओह, ऐसा लग रहा था जैसे उसके दादाजी वेस के बारे में बात कर रहे थे। जब सभी की निगाहें उनके आकर्षक रूप पर टिकी तो उन्होंने घबराई हुई मुस्कान अपना ली। उनके महंगे इंटीग्रेटिव वार्डरोब के साथ उनके हालिया जेनेटिक टच अपने उनकी छवि में काफी सुधार किया। पिछले साल वह बिना किसी उपलब्धि के एक औसत छात्र के रूप में उत्सव में शामिल हुए। इस बार वे एक निपुण पेशेवर या सफल उद्यमी की तरह लग रहे थे, जो पहले ही कुछ बड़ा कर चुका है। वेस को अपने चाचा चाचियों से मिलने वाली प्रशंसापूर्ण निगाहों का आनंद लेना शुरू हो गया। उन्होंने पहले ही कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि यंग टाइगर्स प्रदर्शनी के उप टूर्नामेंट में से एक में फाइनल में प्रवेश करना। इतना ही नहीं, जब उन्होंने गठबंधन क्षेत्र तक की यात्रा की और यहां तक कि बड़ी प्रतियोगिता जीती तो उन्होंने पूरे स्टार क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया। सभी लोग, कृपया वेस को तालियां बजाएं। कई लार्किंसन खड़े हुए और तालियां बजाईं। वेस ने देखा कि उसके अधिकांश रिश्तेदारों ने उसके अच्छे होने की कामना की, लेकिन कुछ लोग गलत धारणा रखते हुए दिखाई दिए। कसद केवल लार्किंसन के कुछ जोड़े क्रोधी दिखे, लेकिन वेस को कभी भी उनका साथ नहीं मिला। अंकल ओवेन ने रात का अपना छोटा सा भाषण तुरंत समाप्त कर दिया। वेस सहित सभी ने खुदाई शुरू कर दी। उसने अपनी प्लेट में कुछ स्वादिष्ट सब्जी कूस के साथ स्टेक भर लिया। लार्किंसन ने अन्य कर्मचारियों के बीच एक पेशेवर शेफ को नियुक्त किया। वेस के पास बैठे एक चाचा ने बातचीत शुरू कर दी। तो वेस, मैं एक डिजाइनर के रूप में जीवन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन है। मेरे पिता और मैंने अपने प्रयासों से एक व्यवसाय शुरू किया। मैं इस समय काफी कर्ज से दबा हुआ हूँ। व्यवसाय चलाने के खतरे। इस दिन और युग में आप जैसे व्यक्ति को सफल होते देखना दुर्लभ है, जहां कई मेक डिजाइनर असफल हुए हैं। मैं एक भाग्यशाली आदमी हूँ। मेरे पिता ने गायब होने से पहले ज्यादातर काम किया था। मैंने वहीं से शुरू किया जहां से उसने छोड़ा था। उनका उत्तर विवरण में संक्षिप्त था। वेस को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा कि हेराल्ड के साथ अपने हालिया साक्षात्कार में वे पहले ही काफी कुछ कह चुके हैं। उसके चाचा ने दबाव डाला। निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं से मदद मिल रही है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आपका छोटा सा मशीनी व्यवसाय बिना किसी समर्थन के खड़ा रह सकेगा। आपने किस प्रकार की सहायता ली और इसकी लागत कितनी थी? मेरा उत्तर नहीं बदला है। वेस ने अपने रसदार स्टेक का एक टुकड़ा लेते समय दोहराया। मेरे पिता ने एक छोटे समय के गृहीय बैंक से उबाऊ ऋण लेकर हमारे शुरुआती निवेश को वित्त पोषित किया। उन्होंने न्यू रूबार्थ साम्राज्य की एक अनुदान संस्था से संपर्क करने में भी काफी प्रयास किया। मुझे उनसे जो उत्पादन लाइसेंस प्राप्त हुए वे पुराने और लगभग अप्रचलित हैं। सच कहूं तो वे अपने चाचा के लगातार सवाल पूछने से परेशान रहने लगा था। क्या वे किसी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था या कुछ और? सच्चाई के बावजूद वे अपने चाचा को एक इट मानता था और उसकी मूर्खतापूर्ण पूछताछ का जवाब देना बंद कर देता था। बस ऐसे ही पूछ रहा था। वह कराह उठा। आखिर वह कौन था? वेस को कभी भी उसका नाम नहीं पता चला, जबकि वे समय समय पर उसका चेहरा देखता रहता था।
आपको कुछ और ढील देनी चाहिए और अपना कुछ इनाम साझा करना चाहिए। हमें मानदंडों को एक साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का हाथ बंटाना चाहिए। मेरे पास घर पर खिलाने के लिए 2 मुंह हैं। यदि आप अपनी पत्नी को गिने तो 3। वह आदमी परेशान हो गया। वह अपना ख्याल खुद रख सकती है। बातचीत धीरे धीरे वे से दूर हो गई। मेज पर मौजूद लोगों ने अपने स्वयं के उद्यमों पर चर्चा की और हाल की अशांति ने उनके जीवन को कैसे बाधित किया। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि बीएलएम में शामिल होने वालों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि बेंटहाइम अकेले खड़े रह सकें। भले ही हमारा गणतंत्र पिछड़ गया हो, वेसियन उन्हें छीनने का मौका नहीं चूकेंगे। बेंथाइम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्रेडिट के साथ अपने दिमाग को प्रदूषित करना बंद करना होगा और कुछ सामान्य ज्ञान विकसित करना होगा। इस टेबल पर लार्किंसन के आधे लोग कभी भी रिट्सवर्ग से दूर नहीं गए थे। वे सभी इस समृद्ध ग्रह पर पले बढ़े हैं। कई स्थानीय लोगों की तरह उन्होंने इस हद तक श्रेष्ठता की भावना विकसित कर ली कि वे ब्राइट रिपब्लिक के बाकी हिस्सों को एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानने लगे। उदाहरण के लिए, वे अब भी बेंथाइम को लालची व्यापारियों से भरी 2M दर्जे की व्यवस्था मानते थे। एक परिपक्व दिखने वाली चाची ने एक महत्वपूर्ण तथ्य जोड़ा। अगर मुझे याद हो तो वेस यहाँ बेंथीम सिस्टम के ठीक बगल में रहता है। अगर कोई जानता है कि विद्रोही क्या कर रहे हैं तो वे उसके जैसा ही कोई है। अधिकांश मानदंड वेस की ओर मुड़ गए। फिर से मौके पर मजबूर होकर बेंथाइमर्स की कई शिकायतों को समझाने की कोशिश करने से पहले वे थोड़ा झिझके। अफसोस की बात है कि उनमें से कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि बंदरगाह प्रणाली के नागरिक रिट्सवर्ग द्वारा लागू की गई नीतियों को कितना नापसंद करते हैं। बेंथीम के लिए अपनी विशाल संपत्ति को साझा करना सम्मान है। उसके परेशान चाचा ने हस्तक्षेप किया। हमने बेंथाइम सिस्टम को विदेशी अंतरिक्ष में स्टार सेक्टर के प्रीमियर लॉन्चिंग बिंदुओं में से एक बनाने के लिए बहुत सारी जनशक्ति और संसाधनों का निवेश किया है। हमने कॉमन फ्लीट एलायंस के साथ उनके अधिकांश अनुबंधों को सुविधाजनक बनाया है। कई लार्किंसंस ने सहमति में सिर हिलाया। वेस ने अन्यथा उन्हें समझाने की कोशिश भी नहीं की। बेंथीम से प्रत्यक्ष मुलाकात किए बिना ये बेवकूफ अपने पूर्वाग्रहों से चिपके रहेंगे। एक बार जब वेटर ने मिठाई परोसी तो वेस ने जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म की और जितनी जल्दी हो सके मेज से बाहर चला गया। वह अब उनकी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सका। जाने से पहले वे कुछ देर के लिए बच्चों की मेज के पास पहुंचे। आप कैसे हैं लकी? बिल्ली ने घूरकर वेस की ओर देखा और वास्तव में उस पर फुफकारने लगी। बिल्ली की नस। मैंने पहले यहाँ मिस्टर लकी को नहलाया था। अब उससे सचमुच अच्छी खुशबू आ रही है। लेनी मुस्कुराहट के साथ चेक की। बाकी छोटी लड़कियां भी हंसने लगीं। क्या मैं उसे रख सकता हूँ? मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा अगर मैं उसे कुछ समय के लिए वापस ले जाऊं। उन्होंने उनकी मेज से गुलाब की सुगंध वाली रत्न बिल्ली को निकालते हुए कहा, चिंता मत करो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सप्ताह के बाकी दिनों में आपके पास उसके साथ खेलने के भरपूर अवसर होंगे। बच्चों ने इसे अच्छी तरह से लिया, जो अच्छा था क्योंकि लकी को स्पष्ट रूप से कुछ समय अकेले में बिताने की जरूरत थी। वेस अपने पालतू जानवर को ले आया और बाहर चला गया। जैसे ही रिट्सवर्ग का सूरज क्षितिज पर फीका पड़ने लगा, वेस पास की खेल की मेज पर बैठ गया। नव शतरंज का आधा अधूरा खेल छोड़ दिया गया और भुला दिया गया। उसे अपने पिता की चिंता होने लगी। क्या वे अभी भी जीवित था? कहाँ गया? वह किस तरह की भीड़ के साथ घूमता था? वेस को उम्मीद थी कि जब उनके पिता ने मेक डिजाइनर सिस्टम वेस को सौंपा तो उन्हें उनकी ओर से बहुत अधिक कष्ट नहीं सहना पड़ा। शुभ संध्या वेस। ओवेन ने उसका स्वागत किया और शतरंज की मेज के दूसरे छोर पर बैठ गया।
आप खेलना चाहते हैं? जी नहीं, धन्यवाद। मैंने कभी भी क्लासिक्स के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया है। यह शर्म की बात है कि आप चूक गए। हम अक्सर अपने युवा खिलाड़ियों में रणनीति की समझ विकसित करने के लिए उन्हें खेल सिखाते हैं। सामान्य तौर पर वेस बहुत सी चीजों से चूक गया। वह अपने साथी चचेरे भाइयों से ईर्ष्या करता था, लेकिन अब जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसने अपनी नाराजगी दूर कर दी। अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो यह सब बहुत छोटा लग रहा था। तुम यहाँ क्यों हो, ओवरिन? बूढ़े ने गहरी सांस ली। बुजुर्ग हाल ही में आपके उत्थान पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए थे। जैसा कि यह था, आपके कैरियर में तीव्र प्रगति ने हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इसने हमें आपके प्रति अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। जबकि आप अभी भी युवा हैं, आप पहले से ही पर्याप्त मात्रा में प्रभाव डालने में सक्षम हैं। ओवरिन के पास एक बात थी। उनकी भतीजी मेलिंडा एक सक्षम मेक पायलट हो सकती हैं, लेकिन उन्हें केवल मामूली वेतन मिलता था। दूसरी ओर, वेस ने प्रत्येक बिक्री से लाखों का मुनाफा कमाया। हालांकि उन्हें अभी भी कच्चे माल की बढ़ती लागत और नई संपत्तियों में निवेश के बारे में चिंता करनी थी, लेकिन यह निर्विवाद रूप से सच था कि मेक डिजाइनरों ने बस अधिक कमाया। उन्हें यह भी संदेह था कि उनकी आय जल्द ही परिवार के शीर्ष कमाई करने वालों से कम हो गई। तो आप क्या सुझाव दे रहे हैं, दादाजी? आह, युवाओं, बहुत अधीर। बूढ़े ने आप भरी। ठीक है, मुझे मुद्दे पर आने दो। हम आपको हमारी संचालन समिति में आमंत्रित करना चाहते हैं। एक उभरते प्रस्तावक और शिखर के रूप में आप हमारे बीच एक स्थान के हकदार हैं। प्रत्येक लार्किंसन जो मायने रखता था वह संचालन समिति में शामिल हो गया। प्रभावशाली समिति ने नियम और बजट जैसी कई चीजें तय की। जब कोई लार्किंसन भटक गया था तो वे निर्णय देने के भी प्रभारी थे। इसके अलावा उन्होंने उन शादियों को भी मंजूरी दे दी जब उन्होंने पहले से ही विवाह की व्यवस्था नहीं की थी। इस प्रस्ताव ने वास्तव में वेस को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें हमेशा उम्मीद थी कि वे अंततः संचालन समिति में शामिल होंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। शायद इस सम्य पूर्व प्रस्ताव के पीछे कुछ और था। वेस ने अपने विकल्पों पर विचार किया। अध्याय 142 संचालन समिति। वेस ने अगले 2 दिन इत्मीनान से बिताए। वह बच्चों के साथ खेलते थे और कुछ खिलौनों को एक साथ जोड़कर अपने यांत्रिक कौशल से उन्हें चकित कर देते थे। अपने चचेरे भाइयों को हंसाना वास्तव में उसके दिल को छू गया। खुद का मनोरंजन करने के अलावा जब उन्होंने अधिक जानकार बुजुर्गों से बात की तो उन्हें समाचार भी मिले। अब जब वे लार्किंसन परिवार की संचालन समिति में शामिल हो गए तो उन्हें उनके मामूली डेटाबेस और खुफिया नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त हुई। उसने पहले ही नवीनतम फाइलों को खंगाल डाला, लेकिन उनमें केवल वर्तमान घटनाओं की बिखरी हुई तस्वीर ही चित्रित हुई। यहाँ तक कि लार्किंसंस को भी संदेह था कि काम पर अन्य प्रभाव भी थे। पूरे स्टार क्षेत्र में समुद्री डाकुओं और विद्रोहियों की संख्या इतनी अधिक थी कि इसे घरेलू घटना नहीं माना जा सकता था। इन संकेतों के बावजूद ब्राइट रिपब्लिक ने अपने अधिकांश प्रयासों को अपने असंगत पड़ोसी के साथ आगामी संघर्ष पर केंद्रित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी लोग क्या कर रहे थे। गणतंत्र को बड़ी तस्वीर के बारे में चिंता करने से पहले वेसिया साम्राज्य को हराना था। साम्राज्य गणतंत्र से थोड़ा बड़ा और समृद्ध था। उनकी अधिकांश श्रेष्ठता 2 बंदरगाह प्रणालियों के कारण थी, जिससे उनकी पहुंच काफी बढ़ गई और उनकी आपूर्ति लाइनें सिकुड़ गईं। दुर्भाग्य से वेसेनों के लिए उनकी बंदरगाह प्रणालियां खराब स्थिति में थीं और कहीं और पारगमन करने वाले जहाजों के लिए सुविधाजनक रिले के अलावा उनका कोई रणनीतिक मूल्य नहीं था। वेसियन हमेशा इस बात से ईर्ष्या करते रहे हैं कि कितना व्यापार बेन थीम सिस्टम की ओर मोड़ दिया जाता है।
वेस ने निष्कर्ष निकाला, आगामी युद्ध संभवतः बेंटहाइम सिस्टम को जीतने की कोशिश के इर्द गिर्द घूमेगा। क्लाउडी कर्टेन को बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी बिंदु पर आग की रेखा में होगा। वास्तव में पूरे युद्ध के दौरान जब वेसियन सीमा पार करने में सफल हो गए तो उन्होंने अक्सर आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। क्लाउडी कर्टेन जैसी अविकसित प्रणाली केवल एक छोटे से कब्जे वाले बल के योग्य थी। वे आमतौर पर गिरोहों का सफाया कर देते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि जब उनकी मुख्य सेनाएं बेंटहाइम सिस्टम की घेराबंदी करने के लिए आगे बढ़ीं तो कोई भी स्थानीय व्यक्ति कुछ भी अजीब कोशिश न करे। दुख की बात है कि ऐसा प्रतीत हुआ कि वेसेनों ने इस बार पर्याप्त तैयारी की थी। राज्य वास्तव में हमसे कम अशांति से जूझ रहा है, एल्डर ओवरेन ने समझाया। अपने समाज पर उनका नियंत्रण हमारी तुलना में कहीं अधिक सख्त है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तथाकथित रईसों और राजागणों ने वास्तव में अपने अधिकांश विवादों को खत्म करने और अपनी शत्रुता को हम पर केंद्रित करने के लिए एक दुर्लभ समझौता किया। वे इस खबर से नाराज हो गए। कुलीनों और शाही परिवार के बीच निष्क्रिय प्रतिद्वंद्विता है, यही एकमात्र कारण है कि पिछले कुछ युद्धों में वेसियन कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए। ओह, उस वेस के बारे में चिंता मत करो। वे अपनी इच्छानुसार कोई भी फैंसी पेपर तैयार कर सकते हैं। क्या वेसियन वास्तव में इस पर टिके रहेंगे, यह एक और सवाल है। फिर भी वेसियन लोगों के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाना और मिलना जुलना अस्वाभाविक है। रईस हमेशा शाही परिवार को पदच्युत करके अपने राज्य पर एक परिषद के रूप में शासन करना चाहते थे। राजा हमेशा अपनी निजी सेनाओं से अमीरों को छीनना चाहते थे। उनके हित बिल्कुल मेल नहीं खाते। हमारे पास यह विश्वास करने का कारण है कि गुप्त समझौता उसी बाहरी ताकत द्वारा थोपा गया है जो स्टार क्षेत्र में हलचल मचा रहा है। उनका प्रभाव पर्याप्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें पूरी तरह से एहसास है कि वेसियन रईस कितनी जल्दी एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार हैं। दोनों ने एक जानने वाला लुक साझा किया। वेसियन एक भयानक सेना खड़ी करने में सक्षम थे, लेकिन नेतृत्व के मामले में वे हमेशा खराब रहे। इसकी तुलना में ब्राइट रिपब्लिक आमतौर पर सक्षम नेतृत्व का प्रदर्शन करता था, भले ही उसके सैनिक उतने कठोर न हों। जो भी मामला हो, हम उम्मीद करते हैं कि विभिन्न गुट कम से कम 1 साल तक समझौते का पालन करेंगे। यदि उनका आक्रमण हमारी सीमा से होकर गुजरता है तो आपका घरेलू सिस्टम खतरे में है। क्या आप वाकई अपनी संपत्तियों को स्थानांतरित नहीं करना चाहते हैं? उन्होंने चुनाव पर गंभीरता से विचार किया, लेकिन अंततः अपना सिर हिला दिया। मुझे लगता है कि मेरे पिता ने किसी कारण से क्लाउडी कर्टेन पर अपना घर बनाया था। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता जो वह पीछे छोड़ गया है। काफी उचित। आप हमें से बाकी लोगों की तरह लार्किंसन हैं। मुझे खुशी है कि आप बहादुर हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आप इसे सही समय पर व्यक्त कर रहे हैं या नहीं। बातचीत कहीं नहीं गई, इसलिए वेस ने विषय बदल दिया। संचालन समिति कब बैठेगी? कुलपति कल लौटेंगे। हम आपको अपने रैंक में शामिल करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित करेंगे। हम अन्य प्रशासनिक निर्णयों के अलावा अगले साल के बजट पर भी चर्चा करेंगे। इस वर्ष बहुत सारे लार्किंसन नहीं आए हैं। क्या कमेटी के आधे से अधिक सदस्यों को सक्रिय रहते हुए बैठक करना ठीक रहेगा? ओह, यह अधिकतर दिनचर्या का मामला है। ओवेन ने सवाल टाल दिया। जिस भी चीज पर चर्चा की आवश्यकता है उस पर पहले ही विचार किया जा चुका है। कुछ तकनीकी बातों के अलावा हम पहले ही प्रमुख बिंदुओं पर निर्णय ले चुके हैं। ऐसा लग रहा था जैसे नए साल के जश्न से पहले का नवीनतम सत्र सिर्फ आखिरी मिनट की जांच थी। अब जब वेस उनके समूह में शामिल हो गया
तो उसे पता चला कि लार्किंसंस के पास रिट्सबर्ग पर एक मामूली व्यापारिक साम्राज्य था, जिससे परिवार को प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन क्रेडिट मिलते थे। यह उनकी अपनी गतिविधियों की तुलना में बहुत अधिक नहीं लग सकता है, लेकिन वे स्थिर व्यवसाय थे। वेस किसी और से अधिक जानता था कि मशीनी बाजार कितना अस्थिर और नवोन्मेषी हो सकता है। इसके विपरीत लार्किंसन ट्रस्ट फंड ने कई होटलों, अपार्टमेंटों और अन्य रियल एस्टेट में निवेश किया, जिससे हमेशा मुनाफे का एक स्थिर प्रवाह बना रहा। हम सबसे खराब स्थिति की तैयारी के लिए अपने पेंशन फंड को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। बाद में उन्हें पकड़ने के बजाय उनमें शीर्ष पर पहुंचना हमेशा बेहतर होता है। वे दोनों थोड़ा मुंह बनाने लगे। पेंशन फंड से विधवाओं और अनाथों को कपड़े पहनाए जाते थे और खाना खिलाया जाता था। यदि संचालन समिति सक्रिय रूप से अपने बर्तन में अधिक पैसा लगाती है, तो इसका मतलब है कि उन्हें उम्मीद है कि हर लार्किंसन युद्ध में जीवित नहीं रह पाएगा। वेस ने उन लोगों के जीवन के बारे में चिंता करने के लिए एक पल बिताया जिनकी उसे परवाह थी। अधिकांश लार्किंसन उनके परिचित थे, लेकिन अंकल आर्किया, उनके चचेरे भाई मेलिंडा जैसे कुछ रिश्तेदारों ने उनके दिल में एक विशेष स्थान अर्जित किया। मौज मस्ती और विश्राम के एक और दिन के बाद पूरे ग्रह पर उत्सव का माहौल छा गया। गणतंत्र के राष्ट्रीय रंग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में निर्माण बोटों ने वर्लेटन शहर को चमचमाती नीली रोशनी और स्ट्रीमर से भरे उत्सव के स्वर्ग में बदल दिया। होशियार लार्किंसन ने नोट किया कि रिपब्लिक ने इस साल की पार्टी में थोड़ा अधिक प्रयास किया। सरकार ताकत दिखाकर और गर्व पैदा करके अपने नागरिकों को आश्वस्त करना चाहती थी। आखिरकार सुबह कुलपति वापस लौटे। उनकी प्रबलित एयरक कार वास्तव में मेच और पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों के एक मामूली एस्कॉर्ट के साथ परिसर में पहुंची। बेंजामिन के बाहर निकलते ही मेक तेजी से उड़ गए, लेकिन पैदल सेना बनी रही और परिसर के मौजूदा सुरक्षा बल के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है सब लोग, मैं वापस आ गया हूँ, उन्होंने घोषणा की और अपने कुंभ के माध्यम से एक आदेश भेजा जिसने समिति के प्रत्येक सदस्य को सचेत कर दिया। हम 1 घंटे में मिलते हैं, देर मत करो। एक नवागंतुक के रूप में वेस को औपचारिक रूप से समिति का सदस्य बनने से पहले एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। सबसे पहले लार्किंसंस ने उसकी पहचान की पुष्टि की और भविष्य में जांच की सुविधा के लिए उसके बाल, रक्त और अन्य जैविक सामग्री का नमूना लिया। फिर उन्हें दस्तावेजों के ढेर पर हस्ताक्षर करने पड़े। उन्होंने ज्यादातर लार्किंसन के प्रति उसके अधिकारों और दायित्वों को औपचारिक रूप दिया। उन्हें कुछ एनडीए पर भी हस्ताक्षर करने पड़े, जिससे उन्हें परिवार के अधिक संवेदनशील मामलों पर चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। सभी कागजी कार्यवाही काफी मानक थी, इसलिए वेस ने कोई आपत्ति नहीं जताई। एक बार जब उन्होंने इसे पूरा कर लिया, औपचारिकताओं के बाद समिति ने एक लंबी चौकोर सीढ़ी में प्रवेश किया जो जमीन के अंदर तक जाती थी। वेस को शुरू में 1-2 मंजिल नीचे उतरने की उम्मीद थी, लेकिन हर कोई नीरस अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरता रहा। अनुमानित 200 मीटर चलने के बाद ही वे एक भूमिगत हॉल तक पहुंचे। हॉल अपनी भव्यता और वातावरण में एक मंदिर जैसा दिखता था। कई बैनर दीवारों और छतों तक फैले मेहराबों पर लटके हुए थे। उनमें से अधिकांश में ब्राइट रिपब्लिक की प्रतिष्ठित मशाल और लार्किंसन के हिमशैल शिखर को दर्शाया गया है। जब वे सुनहरे दोहरे दरवाजों के पार चला गया, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वे हॉल के एक ऊंचे हिस्से में प्रवेश कर गया है। जैसे ही वे ठंडी पत्थर की बेंचों पर अपनी जगह लेने लगे, सभी ने गंभीर चेहरे अपनाए। वेस, दादा, वह बेंजामिन की ओर मुड़ा। बीच में क्या है? हमारा इतिहास, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया और धीरे से उसे आगे बढ़ाया। उसने बहादुर को पहचान लिया।
लार्किंसंस के पहले पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिष्ठित हेवी नाइट का संचालन किया और युवा गणराज्य की पहचान अर्जित की। मेघ जीवित इतिहास का एक टुकड़ा था। इसका जख्मी और टूटा हुआ रूप कड़वे संघर्ष से भरी कहानी की ओर इशारा करता है। जब वेस ने अपने पूर्वज के घोड़े की एक डिजाइनर के नजरिए से जांच की तो उसकी सांसें अटक गईं। किसी तरह प्राचीन मेक ने एक ऐसी आभा बिखेरी जिसने उसकी एक स्पेक्टर इंद्रियों को झकझोर कर रख दिया। मेक न केवल एक कस्टम कार्य प्रतीत हुआ, इसके समृद्ध अनुभवों ने किसी तरह इसके एक स्पेक्टर को किसी भी अन्य चीज से परे बढ़ाया जो उसने पहले कभी डिजाइन किया था। क्या वैलिएंट के पास वास्तव में भी या उच्चतर का एक स्पेक्टर हो सकता है? जैसे ही उसने अपने पूर्वजों की कहानी याद करने की कोशिश की, उसका दिमाग चकराने लगा। वैलिएंट को किसने डिजाइन किया था और उसका अपने पूर्वज से क्या संबंध था? उसके दादाजी की पीठ अचानक टकरा गई। वेज, मुझे यकीन है कि वैलिएंट दिलचस्प है, लेकिन हमें चर्चा करनी है। मुझे माफ करें। एक पल के लिए मैं खुद को भूल गया। यह एक शानदार मेक है। मैं इसे करीब से देखने के लिए भाग्यशाली हूँ। जब उनके दादा सामने पोडियम के पास पहुंचे, वेस ने मेक के सबसे करीब वाली बेंच पर सीट ले ली। इस सभा के महत्व के बावजूद वे संचालन समिति के बारे में सब भूल गए और अपना पूरा ध्यान उनके सामने अविश्वसनीय व्यवस्था पर केंद्रित कर दिया। उसने अपना कुम चालू करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वह खराब हो गया है। लानत है। परिवार निश्चित रूप से नाटकीय है। वह मन ही मन बुदबुदाया। सख्त भूमिगत हॉल इंसुलेटिंग सामग्री की कई परतों से घिरा हुआ था जो लगभग हर प्रकार के हैंडहेल्ड प्रसारण उपकरण में बाधा उत्पन्न करता था। कई अन्य सुरक्षा उपायों ने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कार्रवाई को सक्रिय करने और रिकॉर्ड करने से रोक दिया। एक बार जब सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, तो कुलपति ने एक विशेष प्लेट पर अपनी मुट्ठी मारी, जिससे बातचीत पूरी हो गई। मैं इन तद्वारा हमारे वार्षिक वर्षांत सत्र की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। उनके दादाजी ने सामान्य अनुष्ठानों का पालन करना शुरू कर दिया। वे सहित प्रत्येक लार्किंसन ने लार्किंसन पूर्वज को कुछ श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने ड्यूटी के दौरान मारे गए लार्किंसंस को याद किया। वेस ने कहा कि अनुष्ठान में स्पष्ट रूप से उन लोगों को शामिल नहीं किया गया जो युद्ध के मैदान में नहीं मरे। अजीब। इसके बाद कुलपति ने अपने पिछले वर्ष के एजेंडे को संबोधित किया और परिणामों का सारांश दिया। यह पता चला कि परिवार ने हाल ही में अपने युवा मैकेनिकल पायलटों के करियर को आगे बढ़ाने में बहुत प्रयास किया है। समिति चाहती थी कि वे वेसेनों से लड़ने और जीवित वापस आने के लिए सर्वोत्तम स्थिति में हों। जब वेस ने उन विभिन्न तरीकों के बारे में सुना जिनमें उन्होंने मित्रता की और यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों को रिश्वत भी दी, तो उन्हें एहसास हुआ कि मैकोर कितना पुराने लड़कों का क्लब बन गया है। एक डिवीजन, रेजिमेंट या बटालियन के प्रभारी प्रत्येक कमांडिंग ऑफिसर के पास व्यापक स्तर की स्वायत्तता होती थी। अपने अच्छे पक्ष को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कभी भी अपने रैंक में सेवरथ लार्किंसन के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। आधे घंटे की सूखी रिपोर्ट के बाद उनके दादा ने अंततः वेस से सीधे संबंधित एक विषय उठाया। आप में से कई लोग पहले से ही हमारे अपने मेक डिजाइनर से परिचित हैं, बेंजामिन ने कहा, जबकि सभी ने अपनी निगाहें वेस की ओर कर लीं। इस बार उन्होंने एक पेशेवर की तरह जांच को सहन किया। हमें से कुछ लोगों ने उनकी भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर कुछ प्रस्तावों पर विचार किया है। वेस, मुझे निम्नलिखित पर अपने विचार बताएं। उनके दादा ने धमाकेदार शुरुआत की। हम आपकी व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ स्टॉक खरीदना चाहेंगे। यदि आप इस उपाय का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो हम आपके व्यवसाय को शामिल करने के बाद आपके उद्यम में हिस्सेदारी बनाने के लिए हमारे ट्रस्ट फंड के एक हिस्से को डाइवर्ट करने को तैयार हैं।
प्रस्ताव ने वेस को पूरी तरह आश्चर्यचकित कर दिया। कितना? मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए उचित है यदि आप हमें 500 मिलियन क्रेडिट के लिए 25% हिस्सेदारी देते हैं। रकम सुनते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। समिति का लगभग हर दूसरा सदस्य स्तब्ध दिख रहा था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उनके दादा या उनके व्यवसाय का ऑडिट करने वाले ने उनके छोटे और जोखिम भरे स्टार्टअप का मूल्य लगभग 2 बिलियन क्रेडिट रखा था। लार्किंसंस हर किसी की पेंशन प्रदान करने के लिए सदियों से बनाए गए अपने विशाल ट्रस्ट फंड पर निर्भर था। 500 मिलियन क्रेडिट इसकी तरह संपत्तियों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि कई लार्किंसंस ने सोचा कि कीमत बहुत अधिक थी, वेस ने इसके विपरीत सोचा। उनके करियर में त्वरित प्रगति को देखते हुए उनका भविष्य का व्यवसाय कुछ अरब क्रेडिट से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। जब तक उसके पास सिस्टम था, उसका भविष्य उज्जवल था। मुझे स्वीकार है, वेस ने तुरंत निर्णय लिया। घोर अवमूल्यन के बावजूद वह उस अप्रिय चाचा की तरह एक लालची मेंढक की तरह व्यवहार नहीं करना चाहता था जिससे वह कुछ दिन पहले मिला था। वह अपने परिवार को महत्व देते थे और चाहते थे कि वे भी उनके साथ मिलकर समृद्ध हों। मैंने अभी तक कोई निगम स्थापित नहीं किया है। अब समय आ गया है कि मैं ऐसा करूं। मुझे परिवार को 25% हिस्सेदारी बेचने में खुशी होगी। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। अध्याय 143 ठिकाना हर कोई अत्यधिक जोखिम भरे व्यावसायिक उद्यम पर 500 मिलियन क्रेडिट फेंकने के लिए सहमत नहीं था। एक बुजुर्ग ने खड़े होकर हाथ फैलाए। मैं विरोध करता हूँ। वेस ने थर्डेल रेमंड बिल्लिंग्स से लार्किंसन के पतले रूप को पहचान लिया। उसकी काया वेस से मिलती जुलती थी, क्योंकि उसने अपने शरीर को विमान संचालन की कठिनाइयों को सहने के लिए कभी प्रशिक्षित नहीं किया था। बुजुर्ग को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो परिवार के समग्र वित्त की देखरेख करता हो। उसे बोलने दो। दादाजी बेंजामिन ने जबरदस्ती अपनी बात रखी, जिससे सभी का मुंह बंद हो गया। धन्यवाद पितृसत्ता। हमारे विश्लेषण के अनुसार, जबकि वेस ने पहली बाधा पार कर ली है और मेज का निर्माण करने में सक्षम है, उसका व्यवसाय लाभप्रदता के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए आदर्श स्थिति में नहीं है। वह बहुत छोटा है और उसकी संपत्ति पहले से ही बहुत कम हो रही है। चूंकि तीसरे बुजुर्ग ने सीधे अपने व्यवसाय के बारे में बात करने का साहस किया, इसलिए वेस ने उत्तर देना बाध्य महसूस किया। एल्डर रेमंड, आप जोखिमों को बढ़ा चढ़ाकर और लागतों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। मैंने अपने मशीनी व्यवसाय को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पिछले 6 महीनों में कड़ी मेहनत की है, जहां मैं एकल उत्पादन लाइन को बनाए रखने में सक्षम हूं। पिछले महीने मैंने पूरे 8 मेक बनाए और 60 मिलियन क्रेडिट का सकल लाभ कमाया। 60 लाख क्रेडिट। लार्किंसन ट्रस्ट फंड को इतनी राशि जमा करने से पहले पूरे 1 साल तक इंतजार करना पड़ा। दूसरी ओर, वेस को केवल 1 महीने की आवश्यकता थी। समिति के प्रत्येक सदस्य को अपना उत्साह दबाना पड़ा। आप पहले ही शिखर पर पहुंच चुके हैं। बुजुर्ग रेमंड ने अपनी हथेली थपथपाकर जवाब दिया। कोई भी बाजार विश्लेषक यह अनुमान लगाने में सक्षम है कि आप अपने मुनाफे के मौजूदा स्तर को बरकरार नहीं रख पाएंगे। संसाधन लागत बढ़ रही है और आपके उत्पादन लाइसेंस कुछ वर्षों में अप्रासंगिक होने वाले हैं। क्या मैं सभी को याद दिला सकता हूं कि एक अपेक्षाकृत किफायती उत्पादन लाइसेंस की लागत आसानी से लगभग 2 बिलियन क्रेडिट हो सकती है। 2 अरब क्रेडिट। जब समिति के कई सदस्यों ने राशि सुनी तो वे गश खाकर गिर पड़े। उनमें से व्यवसाय के जानकार लोगों ने रेमंड के कथन की पुष्टि की। मैकेनिकल उद्योग की विशेषता उच्च जोखिम और उच्च रिटर्न है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप आज आसानी से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कल पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। उसकी वर्तमान मासिक आय से अंधे न हों।
यह उसके चरम का एक स्नैपशॉट मात्र है। उसके पास मौजूद थोड़ी सी पूंजी के साथ वह अपने उत्पादन को बढ़ाने और एक आधुनिक उत्पादन लाइसेंस के अधिग्रहण के लिए पर्याप्त लाभ कमाने में असमर्थ है। हिस्सेदारी में निवेश के फैसले के खिलाफ माहौल बनने लगा, जबकि वे इसको वास्तव में लंबे समय में आर्थिक रूप से फायदा हुआ। अगर उसने हर शेयर को अपने पास रखा तो उसे एक मूर्ख लड़के के रूप में चित्रित किया जाना पसंद नहीं था। उनका अपना गौरव था। एल्डर रेमंड, आपने मेरे विकास को ध्यान में नहीं रखा। मैं गठबंधन के एक प्रसिद्ध मास्टर मेक डिजाइनर से प्रशिक्षित हूँ। मेरे संचालन का वर्तमान स्तर पूरी तरह से मूल मशीन को डिजाइन करने के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड है। मुझे विश्वास है कि मेरे कौशल का स्तर उस बिंदु तक बढ़ जाएगा जहां मैं एक व्यवहार्य मूल मशीन डिजाइन कर सकता हूं। उस मामले में मुझे किसी महंगे संपूर्ण डिजाइन का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक मुझे 1 बिलियन क्रेडिट मूल्य तक के घटक लाइसेंस का लाइसेंस देना होगा। उनकी बातें महत्वाकांक्षी लग रही थीं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वे इसने पूरी तरह से मूल मशीन डिजाइन करने की योजना बनाई है। यहाँ तक कि भीड़ में से सबसे घमंडी मेक पायलट भी जानते थे कि ऐसा प्रोजेक्ट कितना कठिन होगा। मेक डिजाइनर जिन्होंने वेरिएंट डिजाइन किए थे, 1 दर्जन में से एक थे। जो लोग उस बिंदु से आगे निकल गए और बिना किसी मौजूदा संदर्भ बिंदु के एक मेक डिजाइन किया, वे सभी की प्रशंसा के पात्र थे। यदि लार्किंसन अपना खुद का असली मेक डिजाइनर तैयार करते हैं तो परिवार एक नए स्तर की प्रमुखता हासिल करने में सक्षम हो सकता है। दादाजी बेंजामिन के पास आगे पीछे काफी था। ठीक है, सभी को पाइप लगाओ। यह एक गंभीर समिति की बैठक है। हम यहाँ लार्किंसन परिवार का भविष्य तय करने के लिए हैं। हमारे पूर्वज वीर के सामने अपना अपमान मत करो। बहादुरों को अपना शर्मनाक पक्ष दिखाने के विचार से समर्पित लार्किंसंस को घृणा हुई। बेंजामिन के हस्तक्षेप से तापमान शांत हो गया, जिससे वेस और रेमंड दोनों को अपने दिमाग को ठंडा करने का मौका मिला। हम इतिहास के एक निर्णायक क्षण के करीब पहुंच रहे हैं। कुलपति ने शांत स्वर में बात जारी रखी। हमारा भाग्य उज्ज्वल से बंधा हुआ है रिपब्लिक, जो इन दिनों बहुत स्वस्थ नहीं दिख रहा है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। आकस्मिकताओं के विरुद्ध प्रदान करने के लिए हमें अपने दांव को हेज करने की आवश्यकता है। जब बेंजामिन ने भविष्य की भयावह तस्वीर पेश करनी शुरू की तो हर कोई शांत बैठा रहा। वेस ने अपना सिर शांत रखने की कोशिश की। उन्हें देर से एहसास हुआ कि बेंजामिन ने वेस के मेक व्यवसाय में हिस्सेदारी हासिल करने के फैसले को स्वीकार करने के लिए समिति के सदस्यों को आश्वस्त किया। रेमंड को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला। यदि आप पहले उठाए गए प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो कृपया अपना हाथ उठाएं। अंततः 2/3 से अधिक लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वेस ने देखा कि बेंजामिन ने लगभग सभी पोटेंशियर्स खरीद लिए। दूसरी ओर मानदंडों ने वेस को नाराजगी से देखा। वेस जैसा कोई व्यक्ति 500 मिलियन क्रेडिट निवेश का हकदार क्यों था, जबकि उनके स्वयं के उद्यम मुश्किल से ही कम हुए थे। बुजुर्ग रेमंड ने सिर हिलाया। हालांकि वह अभी भी असहमत था। वह जानता था कि हवा कहाँ बह रही है, इसलिए उसने अपना विरोध बंद कर दिया और चुपचाप पीछे हट गया। बाकी बैठक वेस के लिए काफी हद तक महत्वहीन रही। इसके बजाय उन्होंने प्राचीन भारी शूरवीर और इसकी अत्यंत शक्तिशाली आभा का अध्ययन फिर से शुरू किया। आखिरकार यह हर दिन नहीं था कि उसे कोई ऐसी मशीन मिल जाए जिसने उसकी एक सफैक्टर इंद्रियों को आग लगा दी हो। वह उत्सुकता से चाहते थे कि बैठक लंबी चले ताकि वे ऐतिहासिक मंच के इस दुर्लभ प्रदर्शन का अधिकतम लाभ उठा सकें। एक बार जब उनके दादाजी ने सत्र समाप्त किया तो सभी लोग हॉल से बाहर जाने लगे। वेस ने अपने पैर खींच लिए क्योंकि वे अभी भी वैलिएंट के असामान्य रूप से मजबूत एक्स फैक्टर के रहस्य को नहीं समझ पाया था।
वह लगभग अपने दादाजी से कहना चाहता था कि वे उसे कुछ भोजन और पानी दे दें और उसे अंदर बंद कर दें। आश्चर्यजनक रूप से बेंजामिन ने वेस को पीछे रहने के लिए कहा, लेकिन बहादुर के कारण नहीं। इसके बजाय उनके दादाजी अंततः अपने लापता पिता के बारे में बात करना चाहते थे। कुछ अन्य बुजुर्ग पीछे रह गए, जिनमें दादा चाचा ओवरिन और चाचा मेसर भी शामिल थे। वेस ने अनुमान लगाया कि उसके दादाजी ने परिवार के आंतरिक दायरे को इकट्ठा किया होगा। निरंतर प्रतीक्षा ने वेस को परेशान कर दिया। क्या आप अंततः मुझे बता सकते हैं कि मेरे पिता को कहाँ देखा गया है? बेहतर होगा कि आप इस छोटे चचेरे भाई के लिए आराम से बैठे रहें। मेसर ने वेस के कंधे पर हाथ रखते हुए चेतावनी दी। यह बहुत जटिल है। हम जो कुछ भी इकट्ठा करने में कामयाब रहे, वह सुंदर नहीं लग रहा है। दादाजी बेंजामिन ने अस्थायी रूप से सिर हिलाया। आइए वहीं से शुरू करें जहां हमें सबसे पहले रिंकोल के लक्षण मिले थे। क्या आपने निक्सियन गैप के बारे में सुना है? क्या यह एक विशाल क्षुद्र ग्रह क्षेत्र नहीं है जो ढेर सारे पर्यावरणीय खतरों से भरा हुआ है? यह कोमोडो स्टार सिस्टम के किनारे पर भी स्थित है। पर्याप्त एपीटीएल ड्राइव के साथ आप गैप से पड़ोसी मैजेस्टिक टील और विसियस माउंटेन स्टार सेक्टर तक पहुंच सकते हैं। दूसरे शब्दों में, गैप में बहुत सारे समुद्री लुटेरों के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की गंदगी भी पाई जा सकती है। विकृत गुरुत्वाकर्षण वातावरण में फंसे क्षुद्र ग्रहों की भारी संख्या ने समुद्री डाकुओं को छिपने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान किए। कहानी को संक्षेप में कहें तो हमारे एक स्रोत ने कुख्यात थ्री स्पोक्स पायरेट स्टेशन के एक व्यस्त बाजार में उसकी एक तस्वीर खींची है। हॉल ने इलेक्ट्रॉनिक्स को काम करने से प्रतिबंधित कर दिया, इसलिए बेंजामिन ने वेस को एक चमकदार प्रिंट आउट सौंप दिया। जब वेस ने पेज स्वीकार किया, तो उसने खतरनाक लोगों के एक समूह के साथ अपने पिता की कुछ हद तक धुंधली छवि को देखा। क्या वे समुद्री डाकू हैं? वेस पूछने में झिझके। काफी नहीं। हमारे स्रोत से यह पता चला है कि वे खुद को कोब्रा कैडिवर कहते हैं। वे एक अंधेरे भाड़े के सैनिक प्रतीत होते हैं। हमें अपने अभिलेखों में शवों का कोई अन्य निशान नहीं मिला है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे 1 नवंबर स्थापित समूह बनने के लिए बहुत अनुभवी हैं। निष्कर्षों ने वेस को आश्चर्यचकित कर दिया। कोब्रा शव, वे अत्यंत अशुभ लग रहे थे। मीसर, जो वेस के बगल में बैठा था, ने अपने कंधे उचकाए। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मुझे भी लगभग विश्वास नहीं हुआ। हमने तब तक कुछ और खोजबीन की जब तक हम अंततः अधिक विवरण प्राप्त करने में सफल नहीं हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि कोब्रा कैडिवर्स के प्रत्येक सदस्य को 5 स्क्रॉल कॉम्पैक्ट नामक एक संदिग्ध संगठन द्वारा शिकार किया जा रहा है। उनके परिवार ने वेस को एक और अपरिचित नाम दिया। मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने उनके बारे में सुना है। वे गंभीर व्यवसाय की तरह लगते हैं। 5 स्क्रॉल कॉम्पैक्ट के साथ मेरा कुछ व्यवहार रहा है, बेंजामिन ने बहुत गंभीर चेहरे के साथ कहा। कॉम्पैक्ट विदेशी उपासकों और प्रलय के दिन पागलों का आकाशगंगा व्यापी पंथ है। यहाँ तक कि रिपब्लिक भी अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम जो बता सकते हैं उससे पता चलता है कि उन्होंने मानव क्षेत्र के हर कोने में घुसपैठ कर ली है। जब वेस ने कॉम्पैक्ट के बारे में कुछ प्रश्न पूछे, तो लार्किंसन में से कोई भी यह नहीं बता सका कि 5 स्क्रॉल कॉम्पैक्ट वास्तव में क्या करता है। बेंजामिन ने केवल डेटा चोरी, ब्रेन वॉशिंग और ग्रहों पर परमाणु हमला के बारे में अफवाहें सुनी। कॉम्पैक्ट निश्चित रूप से नियमों के अनुसार नहीं चला। बेंजामिन ने अपना संदेह समझाया। हमारा मानना है कि आपके पिता को किसी तरह इन पागलों के झुंड का क्रोध झेलना पड़ा। आपको फंसाने से बचने के लिए उसने सभी संबंध तोड़ दिए और नक्सियन गैप में भाग गया। यहाँ तक कि 5 स्क्रॉल कॉम्पैक्ट जैसा विशाल पंथ भी इस विशाल
फैले हुए भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढने की उम्मीद नहीं कर सकता है। यदि यह हो तो गुप्त पंथ मेरे पिता के पीछे पड़ा है। उन्होंने मेरा अपहरण क्यों नहीं किया? वेस ने चिंतित होकर पूछा। अगर वे चाहें तो क्लाउडी कर्टेन स्थित मेरे घर से मुझे आसानी से पकड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि वे सभ्य स्थान पर दिखाई देते हैं तो मेक ट्रेड एसोसिएशन उनका शिकार करेगा। उसके दादा ने उत्तर दिया। सभी पंथवादियों में असामान्य जीन होते हैं। भले ही वे अपना चेहरा ढक लें, फिर भी वे सुरक्षा जांच पास करने की उम्मीद नहीं कर सकते। एमटीए की शक्ति ने प्रत्येक राज्य और संगठन को इसके नियम तोड़ने से रोका। इसकी सैन्य शक्ति कॉमन फ्लीट एलायंस के बाद दूसरे स्थान पर थी, जिसने सामूहिक रूप से मानवता की सीमाओं की रक्षा का कार्यभार संभाला था। वेस ने पूरे दिल से एमटीए की 5 स्क्रॉल कॉम्पैक्ट को दंडित करने की क्षमता पर विश्वास किया, अगर वे कभी सामने आए। इस सुरक्षा के बावजूद वेस अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि उसके पिता को कॉम्पैक्ट का गुस्सा क्यों झेलना पड़ा। क्या वे मेक डिजाइनर सिस्टम के बारे में जानते थे? इससे भी बदतर, अगर उन्होंने इसे पहले ही बनाया होता। वेस ने इस संभावना को अस्थायी रूप से खारिज कर दिया। यदि 5 स्क्रॉल्स कॉम्पैक्ट ने उनके उल्कापिंड कैरियर पर कुछ ध्यान दिया, तो उन्हें एहसास हुआ होगा कि उन्होंने सिस्टम का उपयोग किया था। ऐसी मूल्यवान चीज के लिए वे सारी सावधानी बरतेंगे और अपना खजाना वापस लेने के लिए पूरे ब्राइट रिपब्लिक पर दबाव डालेंगे। इसके अलावा उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके पिता सिस्टम को कोठरी में छोड़े जाने की उम्मीद किए बिना उन्हें सौंपकर कुछ बेवकूफी करेंगे। रिंकोल ने निश्चित रूप से भविष्यवाणी की थी कि वेस ने एक डिजाइनर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया था। यदि सिस्टम उपयोग करने के लिए सुरक्षित नहीं होता, तो उसके पिता ने इसे वेस को कभी नहीं सौंपा होता। सिस्टम के मूल मालिक तो कोई अन्य संगठन ही होंगे। जब तक वेस ने कुछ भी अनोखा नहीं किया और बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया, तब तक अभाग्य मालिक उसे अन्य प्रतिभाओं से अलग नहीं कर पाएंगे। वेस ने अपनी सुरक्षा और गुमनामी बढ़ाने के लिए और अधिक संसाधन निवेश करने का संकल्प लिया। सिस्टम स्टोर से अनाम स्टाम्प प्राप्त करने के लिए वह पहले से ही मानसिक रूप से अपनी पीठ थपथपा रहा था। अन्य लार्किंसंस द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के बाद उनके दादा वेस को देखकर मुस्कुराए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिता क्या योजना बना रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वे मुखों से काम करने में सक्षम होंगे। रिंकोल हमेशा से ही चिड़चिड़ा स्वभाव का रहा है। निक्सियन ज्ञापन कहा खतरे का क्षेत्र है, लेकिन उसके लिए नहीं। वह और कुछ नहीं तो अपने जीवन से चिपके रहने में सक्षम होगा। बैठक कुछ हद तक निराशाजनक ढंग से समाप्त हुई। कम से कम आंतरिक मंडली ने उसके पिता को खतरनाक विचित्रों के गांगेय पंथ को नाराज करने के लिए दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने बिना शर्त वेस और उसके पिता का समर्थन किया और कुछ सहायता देने में संकोच नहीं किया। जब सभी लोग सीढ़ी से ऊपर चलने लगे तो ओरेन ने वेस से संपर्क किया। वेस, कृपया एक क्षण। क्या बात क्या बात? आपके विरुद्ध उत्पन्न खतरों के मद्देनजर हम कुछ सावधानियां बरतना चाहेंगे। जब आप घर लौटेंगे तो हम आपकी यात्रा में आपका साथ देने के लिए उपलब्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित एक जोड़ी मशीन की व्यवस्था करेंगे। वे अब से आपकी और आपकी वर्कशॉप की सुरक्षा के प्रभारी होंगे। एक वास्तविक मेक स्कॉट ने वेस का बहुत स्वागत किया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके दादा चाचा पूर्ण रक्त वाले लार्किंसन के साथ मेक को नियुक्त करना चाहते हैं तो वह थोड़ा झिझक गया। क्या इस समय हर सक्षम लार्किंसन को मेक कोर में सेवा नहीं देनी चाहिए? ओवेन उदास होकर मुस्कुराया। हर परिवार में कुछ गलतियां होती हैं। हमारी युवा पीढ़ी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो सैन्य पोशाक में फिट नहीं बैठ सकते। ज्यादा चिंता मत करो। मेरे मन में जो लार्किंसंस हैं वे सक्षम मैक पायलट हैं।
अध्याय 144 ग्रोथ। वेस ने ओवरिन के आग्रह पर अनिच्छा से भूमिगत हॉल छोड़ दिया, जबकि वह वास्तव में आदरणीय वैलेंट का व्यापक अध्ययन करना चाहता था। हॉल एक पवित्र स्थान था। इसके पीछे द वैलिएंट के भी सबसे अच्छे दिन थे। भारी शूरवीर को संरक्षित करने के लिए अंतरिक्ष को कई संरक्षण दिनचर्याओं के अधीन करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि इसके गुरुत्वाकर्षण को कम करना और कुछ विशेष गैस को पंप करना। हालांकि उन्होंने वैलिएंट का इतने लंबे समय तक अध्ययन नहीं किया था कि इसके सभी रहस्यों को उजागर कर सकें, लेकिन उन्होंने फसल का लाभ उठाए बिना नहीं छोड़ा था। जैसे ही वे बेहद लंबी सीढ़ी पर चढ़े, ओवरिन ने उनसे एक सवाल पूछा। क्या आप जानते हैं कि आपके दादाजी ने आपकी कंपनी में निवेश का प्रस्ताव क्यों आगे बढ़ाया? क्या परिवार संकट में है? हम राइट रिपब्लिक के भाग्य से बंधे हैं। अगर एक दिन ये गिर गया तो क्या होगा? वे विश्वास से परे दुखी होंगे। एक सर्वोत्कृष्ट सैन्य परिवार के रूप में, जिन्होंने कई पीढ़ियों तक गणतंत्र की सेवा की, उन्हें कभी भी पड़ोसी राज्य में आश्रय नहीं मिल सका। यदि लार्किंसन ने अपनी शपथ त्याग दी तो कोई भी उन पर भरोसा नहीं करेगा। वेस को अब उसके इरादे समझ आ गए। आप मुझे भागने के रास्ते के रूप में उपयोग कर रहे हैं। संक्षेप में, लार्किंसन एक सम्मानित मास्टर में डिजाइनर के साथ अपने ईर्ष्यापूर्ण संबंधों का लाभ उठाना चाहते थे। नाम में उसके प्रशिक्षु के रूप में वेस अपने परिवार के लिए प्रतिज्ञा कर सकता है और वर्मीर समूह में उनके स्थानांतरण की सुविधा प्रदान कर सकता है। यदि मास्टर ओल्सन के पास दिल होता तो वे उसके परिवार को बचाने में आपत्ति नहीं करती। सबसे अधिक संभावना है ऐसे विचार उसके संज्ञान में थे। यह महज एक है आकस्मिकता, ओवरिन ने जोड़ा। आपकी कंपनी में निवेश करने के निर्णय में कई विचार शामिल होते हैं। आपके प्रदर्शन के आधार पर आप भविष्य में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाएंगे। हमारे प्रारंभिक निवेश को सद्भावना की अभिव्यक्ति के रूप में सोचें। सद्भावना हो। वेस आंतरिक रूप से मुस्कुराया। यदि लार्किंसन कुछ वास्तविक ईमानदारी दिखाना चाहते थे तो उन्हें केवल 1% हिस्सेदारी के लिए समझौता करना चाहिए था। मैं सहयोग के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं प्रभारी बने रहना चाहूंगा। आप अभी भी बहुसंख्यक स्वामी हैं, इसलिए हम आपके व्यवसाय चलाने के तरीके पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि आप कार्य में सक्षम नहीं हैं। जब तक आप सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम हैं, वे कोई चाल नहीं चल पाएंगे। गणतंत्र के कानूनों के अनुसार एक अल्पसंख्यक शेयरधारक कई अधिकारों का हकदार था। यदि वे चाहें तो वे भी उन्हें उपद्रव करने से नहीं रोक सकते थे। सौभाग्य से उनके पास अभी भी पर्याप्त बहुमत था। जब तक उसने उन्हें नहीं छोड़ा, उसे कभी भी किसी और के आदेशों के प्रति समर्पण नहीं करना पड़ेगा। जब वेस अपने अतिथि कक्ष में लौटा तो लकी अपने स्थान से कूद गया और अपने शरीर को अपने माले के पैरों से टकराया। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं वापस आऊंगा। जैसे ही वेस अपने बिस्तर पर बैठा, उसने आज जो कुछ भी सीखा उस पर विचार किया। सबसे पहले उसका डर दूर हो गया कि उसके पिता का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ। भले ही उसके पिता को अपने सभी बंधन तोड़कर चूहे की तरह जीवन जीना पड़ा, फिर भी उसने अपना जीवन बरकरार रखा। मेरे पिता किसी से भी अधिक सख्त हैं। वह नक्सियन गैप में छिपे समुद्री डाकुओं से घबराएगा नहीं। दूसरी ओर 5 स्क्रॉल कॉम्पैक्ट वास्तविक परेशानी की तरह लगता है। कोई भी संगठन जिसने आकाशगंगा के पार अपनी पहुंच बढ़ाई, उसे एक शिखर संगठन होना चाहिए। यदि शक्तिशाली मेक ट्रेड एसोसिएशन और कॉमन फ्लीट एलायंस कॉम्पैक्ट को खत्म नहीं कर सके तो वे बिल्कुल भी उन्हें कम नहीं आंक सकते। वह अब भी आश्चर्यचकित था कि कॉम्पैक्ट ने उसे अभी तक धमकी क्यों नहीं दी।
उनके तर्क ने उन्हें बताया कि कॉम्पैक्ट और उनके पिता के बीच संघर्ष का सिस्टम से कोई संबंध नहीं था। एक बार जब उन्हें पता चला कि वेस ने इसका उपयोग किया है, तो सिस्टम जैसी चमत्कारी चीज के लिए तत्काल और जबरदस्त प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। यदि कॉम्पैक्ट सिस्टम के पीछे नहीं था, तो वे सबसे पहले उसके पिता को क्यों निशाना बना रहे थे? मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। वह जो चाहे अटकलें लगा सकता था, लेकिन बिना सबूत के वे उन पर कार्यवाही नहीं कर सकता था। हमने जो खुफिया जानकारी इकट्ठी की है वह भी थोड़ी अधूरी है। मैं सेकेंड हैंड स्रोतों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकता। उसने जो सुना उसे पुष्ट करने के लिए उसने अपना कॉम खोला और क्लिफोर्ड सोसाइटी के ऑनलाइन पोर्टल पर गया। इस बार उन्होंने इसकी आभासी दुनिया में प्रवेश करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने एक ऑनलाइन संग्रह खोला और यह पता लगाने की कोशिश की कि सोसाइटी कॉम्पैक्ट के बारे में क्या जानती थी। कुछ नहीं। वेस को अपने अधिकार क्षेत्र के स्तर पर कुछ भी नहीं मिला। उनके खोज परिणामों ने खुशी से नोट किया कि उन्हें 3 अलग अलग दस्तावेजों में 5 स्क्रॉल कॉम्पैक्ट का उल्लेख मिला, लेकिन वे उन्हें केवल तभी पढ़ पाएंगे जब वे मास्टर स्तर तक पहुंच जाएंगे। मास्टर स्तर। मास्टर में एक डिजाइनर कोई पता गो भी नहीं है जो आपको सड़क पर मिल जाए। कॉम्पैक्ट के बारे में पढ़ने के लिए आवश्यक क्षेत्राधिकार का विक्षिप्त स्तर स्वयं ही स्पष्ट हो गया। यह एक अत्यंत दुर्जय संगठन होना चाहिए जिसे फ्राइडे गठबंधन भी भड़काना नहीं चाहता था। जानकारी की कमी के कारण आगे की अटकलें बेकार होगी। फिलहाल वेस को अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना था। सिर्फ इसलिए कि कॉम्पैक्ट ने वेस के साथ कुछ नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि वे बाद में अपना मन बदल सकते हैं। यदि कोई छायावादी पंथ उसके जीवन को खतरे में डालने लगे, तो वे उससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहता था। इसके बजाय उसने शेष दिन का उपयोग उस पहेली पर विचार करने में किया जो बहादुर था। यह एक स्पेक्टर को प्रेरित करने के उनके स्वयं के जानबूझकर किए गए प्रयासों से कैसे आगे निकल सकता है। मैं कई 100 साल पुराना था। क्या इसके मूल डिजाइनर को पहले ही इस तत्वमीमांसीय तत्व का ज्ञान हो गया होता? गैलेक्टिक नेट और संचालन समिति के आंतरिक नेटवर्क के माध्यम से उनकी खोज से बहुत कम परिणाम मिले। ब्राइट रिपब्लिक के शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। कई समुद्री डाकू और बाहरी गुट अक्सर नवोदित गणराज्य को शिकार बनाते रहे, जिन्होंने अभी भी अपना शांतिवादी झुकाव पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। वे स्थिति को तभी पलटने में सक्षम थे जब उन्होंने युद्ध में निपुण भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करना शुरू किया। पहली पीढ़ी के लार्किंसन ने खुद को एक भाड़े के सैनिक के रूप में बहुत अच्छी तरह से भरी कर दिया, इतना कि गणतंत्र ने उसे भूमि, स्थिति और नागरिकता से पुरस्कृत किया। विभिन्न अभिलेखों में उनके पूर्वजों के कारनामों का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। वेस को युद्ध में उसके प्रदर्शन के बारे में पहले ही पता चल गया था जब उसके पिता ने उसे बचपन में ही पढ़ाया था। आधे घंटे की खोज के बाद वेस ने हार मान ली। ये बेवकूफी भरे पुरालेख। किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि लार्किंसन के पूर्वज को अपना में कहां से मिला। उनकी निरर्थक खोज को उसमें एक डिजाइनर का एक भी उल्लेख नहीं मिला, जिसने बड़ी मेहनत से अपने पूर्वज के लिए एक कस्टम मेक तैयार किया था। ऐसे किसी व्यक्ति का सर्वोच्च अस्तित्व होना ही चाहिए, लेकिन वेस इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। आगे के सुराग। वैलेंथ के रहस्यों को उजागर करने की अपनी खोज में वेस के पास केवल अपने अवलोकन थे। अभी के लिए उसके पास केवल एक ही साहसिक अनुमान था। जब उन्होंने वैलेंथ को देखा तो उन्हें इसके इतिहास का अंदाजा हुआ। युद्ध में लार्किंसन पूर्वज के प्रदर्शन के बारे में उन्होंने जो पढ़ा, उसकी यादें सामने आ गईं। यह ऐसा था मानो में पूर्वज का जीवित वसीयतनामा बन गया हो। यह सब जीवन में आता है।
क्या होगा अगर हर मशीन एक खाली स्लेट के रूप में शुरू हो? क्या होगा अगर ये मैचेज उनके अनुभवों से प्रभावित थे? उसका दृष्टिकोण अचानक बदल गया। यदि मैचों में जीवन था, तो वे विकास में भी सक्षम थे। प्रत्येक जीवन की शुरुआत नवजात शिशु के रूप में हुई। इस अवस्था में वे कमजोर और अशक्त थे। अगर ठीक से पोषण किया जाए तो हर जीवन एक अतुलनीय अस्तित्व में विकसित होने में सक्षम है। जीवन कभी स्थिर नहीं होता। उनकी शुरुआत कमजोर होती है, लेकिन कौन कह सकता है कि वे बड़े होकर दिग्गज नहीं बन सकते? जब वेस ने अपने गोल्ड लेबल मेक्स की तुलना वैलियंट से की, तो उन्हें समझ में आया कि वे कुछ बच्चों की तुलना एक बुजुर्ग लेकिन गोरे अनुभवी व्यक्ति से कर रहे थे। उनकी शक्तियों की तुलना ही नहीं की जा सकती। इससे यह सवाल उठने लगा कि क्या वैलियंट ने इतनी मजबूत शुरुआत की थी? उसे इस पर बहुत संदेह था। हो सकता है कि इसके डिजाइनर ने कुछ आध्यात्मिक लक्षण बताए हों, लेकिन वैलियंट की अधिकांश आभा संभवतः बाद में हासिल की गई थी। क्या इसका मतलब यह है कि उसका अपना मेच विकास करने में सक्षम हो सकता है? न होने की संभावना अधिक। जब उन्होंने अपने डिजाइन को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कभी भी विकास को ध्यान में नहीं रखा। इन्हें शुरुआत में ही मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। वेस ने कभी नहीं सोचा था कि उनके मशीन बनाने के बाद वे इसके आंतरिक एक्स फैक्टर को मजबूत कर सकते हैं। वह इस धारणा के तहत था कि मैच जन्म के समय ही तय हो गए थे। अंत में उसने अपनी ही धारणाओं से खुद को अंधा कर लिया। अधिक विशेष रूप से वे अभी भी मशीनों को ऐसे देखता था मानो वे मशीनें हों। वैलियंट को देखने से पहले उसने अवचेतन रूप से यह मान लिया था कि वे एक संपूर्ण जीवन का निर्माण कर सकता है। जब तक उसने सही प्रेरणाएं निर्मित की, वे उन्हें एक उद्देश्यपूर्ण इरादे में बदल सकता था जो उसके डिजाइनों को पूरक करता था। इसने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि जीवन उनकी साधारण शुरुआत से आगे बढ़ने में सक्षम था। प्रत्येक नवजात शिशु को एक विशाल अस्तित्व में बदलने से पहले दो चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उनके पास एक अच्छी नींव होनी चाहिए। एक चींटी तो चींटी ही रहती है। यहाँ तक कि सबसे क्रूर चींटी को भी एक अनिर्हित मानव बच्चा आसानी से कुचल सकता है। वेस ने अनुमान लगाया कि एक्स फैक्टर में उनकी वर्तमान प्रगति इसी श्रेणी में आती है। उनके हालिया डिजाइनों ने साबित कर दिया कि वह सिस्टम के अनुसार उचित रेटिंग प्राप्त करने में सक्षम थे। फिर भी उसने हल्के से सोचा कि वह एक अड़चन में आ गया है। सी की मध्यम रेटिंग वह अब तक हासिल की गई सर्वश्रेष्ठ रेटिंग थी, तो वह उच्च रेटिंग कैसे प्राप्त कर सकता है? वह सोचते थे कि उनके पास केवल एक ही रास्ता उपलब्ध है और वह है नींव को मजबूत करते रहना। हालांकि यह अंततः सही रास्ता हो सकता है, वेस के पास आगे बढ़ने के बारे में कोई सुराग नहीं था। वह पूरी तरह अंधेरे में था। अब उसने एक और रास्ता खोजा। हालांकि यह उसे शुरुआती मंजिल तक नहीं ले जा सका, फिर भी इसने उसे एक्स फैक्टर के दूसरे पहलू से अवगत कराया। अब जब उसे पहले से छुपे विकास घटक के बारे में पता चल गया था, तो वे इस घटना को अपने स्वयं के डिजाइनों में दोहराना शुरू कर सकता था। उन्होंने बार बार अपने पूर्वज और वैलियंट के मेक डिजाइनर को धन्यवाद दिया। केवल इस पाठ के लिए उनकी स्वर्ग यात्रा सार्थक रही। रात के खाने का समय हो गया है। वेस ने लकी को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले आया। आइए चलें और जश्न मनाएं। पूरा लार्किंसन कंपाउंड एक उत्सव स्थल में बदल गया। छुट्टियों की खुशी ने उन सभी बच्चों को संक्रमित कर दिया जो उत्सुकता से अपने छोटे चमचमाते झंडों के साथ इधर उधर दौड़ रहे थे। रसोइयों ने नए साल की पूर्व संध्या पर शानदार दावत दी। एस्टेट ने प्रदर्शन के लिए कुछ संगीतकारों को भी काम पर रखा था। देर रात आखिरकार नया साल आ गया। पूरा आकाश जगमगा उठा और आतिशबाजी ने जोर जोर से एक और साल की शुरुआत की घोषणा की।
विस्तृत अनुमान अस्तित्व में आए। उन्होंने गणतंत्र के सबसे गौरवपूर्ण क्षणों की प्रतिष्ठित छवियों की एक श्रृंखला पेश करने से पहले सबसे पहले रिपब्लिकन मशाल प्रदर्शित की। लकी ने शोर सुनकर असमंजस में म्याऊं म्याऊं की। उसे नहीं पता था कि सभी आतिशबाजियों का क्या बनाया जाए। शायद उसने सोचा कि पूरे ग्रह पर हमला हो गया है। समय के साथ उसकी यांत्रिक बिल्ली शांत हो गई जब उसने देखा कि कोई भी घबराया नहीं। लेनी मुस्कुराते हुए वेस के पास दौड़ी और अपनी बाहें फैला दी। क्या मैं लकी को फिर से पकड़ सकता हूँ? जरूर, उसने कहा और अपनी बिल्ली दे दी। छोटी लड़की अपना पुरस्कार लेकर भागने से पहले खिलखिला उठी। वेस उसकी हरकतों पर मुस्कुराया। उनके हालिया विचार मंथन के कारण उनके विचार भटक गए। 1 या 2 दशक बाद लिटिल लेनी का जीवन कैसा दिखेगा? क्या वे एक संकोची और आलीशान महिला के रूप में विकसित होगी, या उसकी परवरिश उसे एक शक्तिशाली अमेज़न मेक पायलट के रूप में आकार देगी? जीवन में बहुत विविधता है। कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। चूंकि लैनी लार्किंसन से संबंधित थी, इसलिए उसके पास निश्चित रूप से किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह जैसी भी निकली, वेस को उम्मीद थी कि वह किसी पछतावे के साथ बड़ी नहीं होगी। पूरी रात रिपब्लिकन मशाल अपनी चमक के साथ नीली आग कभी मंद नहीं होती। गणतंत्र की सीमाओं में प्रत्येक ग्रह ने एक ही अद्भुत प्रतीक प्रस्तुत किया। इसने संपूर्ण ब्राइट रिपब्लिक की आशा और महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया। कोई नहीं चाहता था कि वेसियन आक्रमण करें और उनके बहुमूल्य ग्रहों को नष्ट कर दें। मशाल ने सभी को प्रेरित किया। उन्होंने चमकती आंखों से टॉर्च की ओर देखा और तरह तरह के सपने देखे। बच्चों ने एक दिन मशाल उठाने की कल्पना की। वयस्कों ने अपने प्रियजनों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। बुजुर्गों ने प्रार्थना की कि उनके पिछले बलिदान पर्याप्त हों। वेस के लिए के रूप में उनकी महत्वाकांक्षा असीमित थी। अध्याय 145 से स्कॉट्स लार्किंसन कंपाउंड की शांति ने वेस को मंत्रमुग्ध कर दिया। कई बार वह सोचता था कि क्या वह अपना काम छोड़ सकता है और अपना शेष जीवन निष्क्रिय आनंद में बिता सकता है। वह पहले से ही ऐसे मुट्ठी भर रिश्तेदारों के बारे में जानता था, जिनका अंत एक ऐसे धनहीन व्यक्ति के रूप में हुआ, जिनके जीवन में उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। वेस ने अपना सिर हिलाया। आकाशगंगा इतनी खतरनाक है कि मैं अपना भाग्य दूसरों के हाथों में नहीं सौंप सकता। यहाँ तक कि लार्किंसंस ने भी सुरक्षा जाल के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। ऐसे खतरनाक समय में वेस यह मान लेना मूर्ख होगा कि व्यवसाय हमेशा की तरह चलेगा। अगले दिन वेस प्रस्थान के लिए तैयार हुआ। उसने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया और जल्दी उठने वालों के साथ नाश्ता किया। अलविदा कहने के बाद वह डाइनिंग हॉल से बाहर निकला और अपना सामान और लकी को सामने ले आया। उनके नए अनुरक्षक वहां उनका इंतजार कर रहे थे। वे दोनों उससे थोड़े बड़े थे और अत्यधिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अरे, क्या आप वही चतुर व्यक्ति हैं जिसे मेरे दादाजी ने आपका रक्षक नियुक्त किया था? एक महिला ने पूछा। उसने उसे तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। निसंदेह उसे एक टहनी के रूप में दूर कर रही थी जिसे वह किसी भी समय 2 टुकड़ों में तोड़ सकती थी। यह कर्तव्य समय की भारी बर्बादी है। मुझे इस मूर्ख सुअर की देखभाल क्यों करनी है? मैं मैदान पर वापस जाना पसंद करूंगा। उन्होंने पहले ही शानदार शुरुआत कर दी है। उनकी भतीजी स्पष्ट रूप से एक मेकद्वंद्ववादी बनने की आकांक्षा रखती थी। आमतौर पर लार्किंसन खेल के लिए लड़ाई का तिरस्कार करते थे। वे विमान चलाने की कला को एक पवित्र कर्तव्य मानते थे जिसका उपयोग केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाना था। प्रसिद्धि और भाग्य के लिए लड़ने के लिए अपनी कुछ नैतिकताओं को त्यागना अपनी विरासत से मुंह मोड़ना था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परिवार ने उसे वेस में भेज दिया।
क्लाउडी कर्टेन जैसे ग्रामीण ग्रह ने मेक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कम सुविधाएं प्रदान की। एक टीम की तो बात ही छोड़िए, उसके पास कोई मेक एरिना भी नहीं था। वेस ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपना परिचय दिया। मेरा नाम वेस लार्किंसन है और मैं एक मेक डिजाइनर हूँ। आप क्लाउडी कर्टेन तक मेरे साथ रहेंगे और उम्मीद है कि आप मुझे परेशानी से दूर रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम परिवार की भलाई के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। महिला ने अपनी बैंगनी बैंग्स घुमाई और उस पर व्यंग्य किया। आप दादाजी ओरिन की तरह लगते हैं। क्या आप दवा या कुछ और ले रहे हैं? यहाँ बड़ी बहन रेला से बात करने का यह कोई तरीका नहीं है। उससे पहले से ही सिर दर्द महसूस होने लगा था। वेस ने बाद में रेला से निपटने का फैसला किया और अपने दूसरे एस्कॉर्ट की ओर रुख किया। वह आदमी चुपचाप खड़ा रहा और उनकी बातचीत को आश्चर्य से देखता रहा। रेला के विपरीत, जिसने एक पार्टी के लिए गुंडा की तरह कपड़े पहने थे, उसके पुरुष चचेरे भाई ने मेचकोर के एक अधिकारी की तरह कपड़े पहने थे। अपनी सीधी पीठ वाली मुद्रा से लेकर अपने क्रूकट बालों तक, वह आदमी एक सैन्य भर्ती पोस्टर से बिल्कुल अलग लग रहा था। हालांकि वह रेला से लंबा था, लेकिन उसकी मांसपेशियां मजबूत और सुगठित थीं। उन्होंने नीले रंग का एक इलेक्ट्रॉनिक वाइजर भी पहना था। मेलकोर लार्किंसन, मेक पायलट, उस आदमी ने उत्तर दिया जब वे उसे घूरता रहा। मैं यहाँ सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करने आया हूँ। विजर्ड लार्किंसन ने कुछ और पेश नहीं किया। वेस ने मित्रता करने की कोशिश छोड़ दी और उन तीनों के लिए आरक्षित एयरक कार में चढ़ गया। वाहन केलनार के बाहरी इलाके की ओर बढ़ गया और एक शांत उड़ान के बाद क्रेन के आकार के विशाल अंतरिक्ष बंदरगाह पर पहुंच गया। कई यात्री पहले ही व्यस्त स्पेसपोर्ट पर आ चुके थे। पर्यटकों और आगंतुकों ने नए साल का जश्न मनाना समाप्त कर लिया और उन्हें काम पर वापस जाना पड़ा। वेस, रेला और मेलकोर को भीड़ से टकराने से बचने के लिए अपना तैरता हुआ सामान पास रखना पड़ा। अपना रास्ता आगे बढ़ाते हुए ठीक समय पर वे अपने मंच पर पहुंच गए। पंख के आकार का मंच अपने यात्रियों को हवा में लेकर जमीन से ऊपर उठा, जिसके बाद एक अंतरिक्ष सक्षम शटल इसकी सतह पर उतरा। शटल आकाश में चढ़ गया और एक परिचित अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गया। जब तक ग्रीनविंड नामक एक यात्री लाइनर स्टेशन पर नहीं पहुंचा, तब तक तीनों को कुछ घंटों तक इसके खूबसूरत इंटीरियर का आनंद लेने का मौका मिला। आने वाले यात्रियों के अंतरिक्ष यान से चले जाने के बाद तीनों अन्य बाहर जाने वाले यात्रियों के साथ जहाज पर चढ़ गए। ग्रीनविंड विजन ऑफ एस्टेरिया का सहयोगी जहाज था, जिस पर वे पहले सवार होकर रिट्सबर्ग जाता था। वह जल्दी से अपने कमरे में बैठ गया क्योंकि जहाज धीरे धीरे सिस्टम के निकटतम लैग्रेंज बिंदु की ओर बढ़ रहा था। अपनी बारी का इंतजार करने के बाद ग्रीनविंड अंततः एल में परिवर्तित हो गया। बेनथाइम की उसकी लंबी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। परिवार ने पहले से ही 3 बेडरूम वाले स्वीट की व्यवस्था कर ली थी, जबकि उनके चचेरे भाई अपने कमरे में बस गए और रिट्सबर्ग से अपने निर्वासन पर विचार कर रहे थे। वे अपना अधिक समय बिताना चाहते थे। उत्पादक रूप से मौज मस्ती का समय खत्म हो गया। यह काम पर वापस लौटने का समय है। वे अपनी कंपनी के विकास में तेजी लाना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने अपना व्यवसाय एक निगम के रूप में पंजीकृत किया, परिवार ने पहले ही $500 मिलियन क्रेडिट का वादा किया। चूंकि उनकी सारी संपत्ति क्लाउडी कर्टेन में वापस आ गई थी, इसलिए प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन्हें घर लौटना पड़ा। इस बीच लार्किंसन द्वारा नियुक्त कॉर्पोरेट वकीलों ने पहले ही कागजी कार्यवाही का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया था। वेस को निगमन के औपचारिक लेख लिखने से जुड़ी जटिलताओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने खुशी खुशी जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि उन्होंने खुद को यह भी याद दिलाया कि वकीलों द्वारा विवरण बताने के बाद उनके काम को पढ़ लिया जाए।
उन्होंने पहले ही वकीलों को अपनी मांगें बता दी थीं। अभी के लिए वेस इसे सरल रखना चाहता था। वह एक जटिल स्टॉक संरचना से निपटना नहीं चाहते थे जहां एक प्रकार के स्टॉक के पास दूसरे स्टॉक के वोटिंग अधिकार 10 गुना हो। वह एक फूले हुए निदेशक मंडल को भी लागू नहीं करना चाहते थे। अभी के लिए वह पूर्ण न्यूनतम के साथ समझौता कर चुका है। क्योंकि उनकी कंपनी में केवल 2 शेयर धारक थे, वे स्वयं को अध्यक्ष और अपने दादा बेंजामिन को बोर्ड के एकमात्र अन्य निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकते थे। यह थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन उनकी कंपनी को किसी निरीक्षण की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक लेन देन में अविश्वसनीय रकम शामिल होने के बावजूद वेस ने एक बहुत ही सरल व्यवसाय संचालित किया। अब तक उनके पास केवल एक पूर्णकालिक कर्मचारी था। फिलहाल वेस को अपनी कंपनी चलाने में मदद के लिए किसी और पर भरोसा नहीं था। चूंकि वह अपने मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सका, वेस ने दूसरे मामले की ओर रुख किया जिसे उसने किनारे छोड़ दिया था। अब समय आ गया है कि मैं मैले कुचले डॉर्टमुंड भागों के साथ कुछ करूं। कार्लोस को अब तक सिल्वर लेबल माकाई बनाने में सक्षम हो जाना चाहिए। एक बार जब उसके निर्माता ने मार्सेला के आदेशों को पूरा करना शुरू कर दिया, तो वेस अपना पूरा ध्यान पुनर्निर्माण परियोजना पर लगा सका। उन्होंने पहले ही लापता और टूटे हुए हिस्सों को पुनर्स्थापित करने की योजना का मसौदा तैयार करने में अच्छी प्रगति की है। उन्होंने बचाए गए प्रोसेसरों को हैक करने के मुद्दे को बाद के लिए छोड़ दिया। इस मामले को नाजुक ढंग से संभालने की आवश्यकता थी क्योंकि एक महंगे औद्योगिक प्रिंटर की प्रोग्रामिंग के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल कानूनी नहीं था। वेस ने औद्योगिक प्रिंटर का एक खाका तैयार किया और उसका विस्तार से अध्ययन करना शुरू किया। समय उड़ गया। सभी लोग एक दिनचर्या में व्यवस्थित हो गए। जैसे जैसे रिट्सवर्ग से दूरी बढ़ती गई, उनके 2 चचेरे भाई धीरे धीरे ढीले पड़ गए। शायद अंततः इस जोड़ी को यह एहसास हो गया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। एक दिन रेला अनायास ही वेस के पास पहुंच गई। क्या मैं उसे पकड़ सकता हूं? उसने लकी को इशारा किया। बिल्ली उसके कार्य टर्मिनल के बगल में उसकी मेज पर आराम कर रही थी। जैसे ही वेस ने अपना सिर हिलाया, लकी पहले ही उसकी बाहों में कूद गया और प्यारा व्यवहार करने लगा। यहाँ तक कि रेला जैसी कड़वी महिला भी मणि बिल्ली की चालाकी से मंत्रमुग्ध हो गई। वेस और मेलकोर दोनों ने अपना सिर खुजलाया जब रेला ने उनकी छोटी चचेरी बहन लानी के समान व्यवहार किया। क्या बिल्ली से सामना होने पर लड़कियां अनायास ही अपनी आधी बुद्धि खो देती हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे नकली पालतू जानवर इतने मजेदार हो सकते हैं। वह मुस्कुराई। यह उस मूर्ख तोते से कहीं बेहतर है जिसका मेरे पूर्व टीम लीडर हमेशा मजाक उड़ाते थे। उनकी टिप्पणी ने वेस को एक शुरुआत प्रदान की। तो आप पहले ही मेक गेम्स में प्रतिस्पर्धा कर चुके हैं? हाँ, मेक एकेडमी से स्नातक होने के बाद से मैंने और मेरे 5 BFF ने एक टीम बनाई। हम स्वयं को विलाप करती हुई चुड़ैलें कहते थे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह एक भयानक नाम है। जब हमने बेवकूफी भरा नाम पंजीकृत कराया था तो हम निश्चित रूप से अच्छी चीजों से अपना लोहा मनवा रहे होंगे। आपने अखाड़े में कैसा प्रदर्शन किया? ओह, हमने ठीक किया, उसकी भतीजी ने जवाब दिया और वे सोफे पर बैठ गई और लकी को अपनी गोद में बिठा लिया। हम अक्सर शौकिया सर्किट में लड़ते रहे और धीरे धीरे अपना नाम बनाया। बार बार होने वाली लड़ाइयों से हमारे भत्तों पर असर पड़ा, लेकिन हमने कई गुना सुधार किया। जहां तक हमारी टीम का सवाल है, पेशेवर बनना बिल्कुल नजदीक था। जाहिर है ऐसा नहीं हुआ, वेस ने नोट किया। क्या गलत हो गया? रेला का क्रोध लौट आया। एक टीम लीडर की हमारी कुतिया ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। वही हुआ। विरमा मैकुलन हमारे मित्र मंडली की धुरी हुआ करती थीं।
वह वास्तव में एकेडमी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उन कुछ लोगों में से एक है जिन्हें छात्रवृत्ति पर रिटर्सबर्ग भेजा गया था। आप जानते हैं, वह मेककोर में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती थी, लेकिन इसके बजाय उसने हमसे दोस्ती की और हमें ऊपर चढ़ने में मदद की। वेस को अच्छा अंदाजा था कि अब क्या होने वाला है। मैं यह मानता हूं कि विरमा अपने दम पर प्रतियोगिता व्यवस्था बनाए रखने की लागत को वहन नहीं कर सकती। सही। छात्रवृत्ति पाने वाली लड़की केलसर में अपने अपार्टमेंट का किराया भी नहीं दे सकी। हमें से बाकी लोगों को उसके खर्चों को कवर करने के लिए अपना भत्ता बढ़ाने के लिए अपने परिवारों से भीख मांगनी पड़ी। क्या आपने शौकिया सर्किट से पर्याप्त कमाई नहीं की? क्या आप मेक स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानते? रेला ने अपनी आंखें घुमाई। समता को तोड़ने या थोड़ा लाभ कमाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप एक सस्ते सेकेंड हैंड जंग वाली बाल्टी का संचालन करें। उन हरे हुए लोगों के विपरीत, जो रैंकिंग में सबसे नीचे रहते हैं, मैं और मेरे दोस्त अरबों लोगों की भीड़ के सामने प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। प्रायोजक को आकर्षित करने और जाने का एकमात्र तरीका यदि आप जीते हैं तो पेशेवर है, और अपनी जीत की दर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक अच्छी मशीन का संचालन करें। वेस ने निष्कर्ष निकाला। मैं कभी नहीं जानता था कि शौकिया सर्किट इस तरह काम करता है। आपके मेक्स कितने अच्छे थे? ओह, वे करंट जेन मेक्स के लिए काफी अच्छे हैं। वास्तव में, मैं अपनी प्रतिस्पर्धा टीम साथ ला रहा हूँ। यह एक कठिन छोटी सी हल्की झड़प है। इसमें बहुत ज्यादा मुक्का नहीं लगता है, लेकिन मेरे हाथों में मैं करीब आते ही किसी भी मशीन के जोड़ों को तोड़ सकता हूँ। उसकी भतीजी वास्तव में अपने होंठ ऐसे चाट रही थी मानो वे अभी भी खून के स्वाद की भूखी हो। आप देखिए, मैं फिनिशरों में से एक हूँ। मेरे बिना हमारी टीम को घायल मैचों को खत्म करने में कठिनाई होगी। मैं अपने काम में काफी अच्छा हो गया हूँ। कई बार ऐसा हुआ जब आपने अपना काम लगभग पूरा कर लिया था। मेलकोर अचानक स्वीट के दूसरी ओर से बोला। वह आदमी मुस्कुराया। चुप रहो, क्योंकि रेला चिल्लाई, जिससे उसकी गोद में आराम कर रही बिल्ली डर गई। ओह, मत जाओ बेबी, अब चुप रहो। मेलकोर कहानी को पूरा करता है। प्रिय रेला और उसके छोटे दल ने बड़े सपने देखे। वास्तव में, चुड़ैलों ने केवल औसत से ऊपर प्रदर्शन किया। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बुरी है। रिटर्सबर्ग में शौकिया सर्किट में प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। रेला स्पष्ट रूप से असहमत थी, लेकिन उसने बड़बड़ाने की परवाह नहीं की। हम ऊपर और ऊपर थे। हर किसी ने सोचा कि हम 3 साल या उससे कम समय में एक प्रायोजक को जीतने में सक्षम होंगे। हमें केवल यह दिखाने की जरूरत थी कि हम अभी भी एक टीम के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ अच्छा रहा। मैंने सोचा था कि जब तक विरमा सिल्वर चांसलर के साथ अनुबंध नहीं कर लेता, तब तक कोई भी चीज हमारी उन्नति को नहीं रोक सकती। यहाँ तक कि वेस ने भी रजत चांसलर के बारे में सुना था। रिटर्सबर्ग की प्रमुख मैच टीमों में से एक के रूप में चांसलर अक्सर पूरे गणराज्य में विभिन्न लीगों में अपना कौशल दिखाते थे। जब भी चांसलर अपने किसी अखाड़े में मैच खेलते थे तो बेंथाइम अक्सर एक विशाल सर्कस में बदल जाता था। क्या आपके विलक्षण पायलट के चले जाने के बाद आपकी टीम बिखर गई? उसने हैरान भाव से पूछा। भले ही आप नौसिखिया हों, आपको बहुत पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है? मेलकोर अचानक हंस पड़ा। रेला को कभी यह साबित करने का मौका नहीं मिला कि वह विरमा के बिना ऐसा कर सकती है। आप देखिए, उसे विरमा के स्थानांतरण के बारे में सीजन का अंतिम मैच खत्म होने के बाद ही पता चला। हमारी तेज तरार छोटी चचेरी बहन इस बात से इतनी परेशान हो गई कि उसने फैसला किया कि वह विरमा के चेहरे पर मुक्का मार देगी। अखाड़े ने इसका सीधा प्रसारण भी किया।
पूर्व मेक एथलीट ने खट्टा चेहरा अपनाया। अगर मुझे पता था कि वे मुझे गिरा देंगे तो मुझे कुछ किक लगानी चाहिए थी। वह दो मुंही कुत्तियां हमारे बिना कभी भी इतना बड़ा नहीं बन पाती। जाहिर है रेला मैक खेलों से अपनी जबरन सेवानिवृत्ति से उबर नहीं पाई थी। वेस उसके गुस्से को शांत करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सका। वह केवल यही आशा कर सकता था कि समय उसके घावों को भर देगा। आखिरकार यदि वह उसे एक गार्ड के रूप में नियुक्त करना चाहता था तो बेहतर होगा कि वह अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर ले। मेक गेम्स के अलावा जीवन में और भी बहुत कुछ था। शायद वास्तविक जीवन का संघर्ष उसे उसकी मंदी से बाहर निकालने में सक्षम हो सकता है। आखिरकार वेस के पास दुश्मनों की कमी नहीं थी।